मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, अपन डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ रहे थे और डायरेक्ट टैक्सेशन के कुछ टॉपिक अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक्स में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में या इनकम टैक्स की अपन बात करें तो आपके इनकम के टोटल 5 हेड्स होते हैं। हेड नंबर 1 होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड नंबर 2 होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेड नंबर 3 होता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हेड नंबर 3 होता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, हेड नंबर 4 होता है आपका कैपिटल गेन और हेड नंबर 5 होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है क्या? इनमें से सर हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और क्या क्या अपने को कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अपन बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ चुके हैं और उसी के साथ अपन ने टैक्स रेट डिस्कस की थी कि टैक्स रेट सर कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या होगी, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में टैक्स रेट क्या होगी, इंडिविजुअल के केस में से टैक्स रेट क्या होगी। ये सारी चीज अपन फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को आप जाकर देखो। एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स और टैक्स रेट आपके कंप्लीट कराई गई है। टैक्स रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको वहां पर सोल्व करा दिए। उसके बाद अपन हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। हाउस प्रॉपर्टी क्लासेस पे आपके कंप्लीट फाइनली पूरी क्लासेस अभी यूट्यूब पर नहीं आई है, धीरे धीरे करके सारी क्लासेस आ जाएगी। कैपिटल गेन की क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। आज अपने को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और हमारे न्यू टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चों, सैलरी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ और करना चाहता हूं। आपको अगर कॉस्टिंग पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस पर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस भी अपलोड कर दी गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक को भी कवर कर दिया और कौन कौन से टॉपिक बाकी हैं। आपके एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मोस्टली क्लासेस आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। सीक्वेंस में क्लासेस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारी क्लासेस है। उन क्लासेस में आपको नोट डिस्कस किए गए हैं पहले कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कॉस्टिंग का। उसके बाद आपका जो सीएमए इंटर का स्टडी नोट है, सीएमए इंटर का जो स्टडी नोट आता है, जो बुक आपको इंस्टीट्यूट देता है, उस बुक में सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए गए हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हो चुका है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो चुका है, मेटेरियल कॉस्टिंग हो चुका है, बजट एंड बजटिंग कंट्रोल हो चुका है। ये सब कॉस्टिंग के टॉपिक आपके अपलोड कर दिए गए। टैक्सेशन के मैंने आपको बता दिए। सीएमए इंटर ग्रुप 2 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के आपकी कंपनी अकाउंट की इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर की क्लासेस आपके अपलोड कर दी गई। इसके साथ कंपनी की क्लासेस आगे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। दूसरा बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस भी आपको यहाँ पर सारी प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सीएमए इंटर का कोर्स कंप्लीट करना है वो आप अपने चैनल महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस पर विजिट करें। प्लेलिस्ट पर जाए, टॉपिक वाइज आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर देखना है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की एक प्लेलिस्ट तैयार की है। उस प्लेलिस्ट में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे टॉपिक वाइज आपकी प्लेलिस्ट तैयार की गई है। उन प्लेलिस्ट को आप देखें और उन प्लेलिस्ट में आपके जितने भी चैप्टर्स उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये क्लासेस आपकी सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए। एक टाइम बाद ये सारी क्लासेस चार्जेबल होगी। तो बच्चों, जब तक ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है आप जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपना सीएमए इंटर इसे बार क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो बाद में क्लासेस सारी चार्जेबल होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं अभी आप इनको देखें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियोस वगैरह में, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो आ जाइए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के अपने टॉपिक का नाम है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो करें स्टार्ट। आ जाइए बच्चों, क्या स्टार्ट करना आपने? इनकम फ्रॉम सैलरी। वॉइस प्रॉपर है? सभी तक वॉइस आ रही है? ठीक है सर, आ जाइए। और ओके, अब देखिए आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सर आप हमें एक चीज बता दें कि सर हमारी इनकम सैलरी में कब टैक्सेबल होगी? सर जो सैलरी हम कमा रहे हैं, जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो मनी हम अर्न कर रहे हैं सैलरी में, वो हमारी सैलरी में टैक्सेबल कब होती है? क्या सर उसकी कुछ कंडीशन है, क्या रूल्स है? जी हाँ, अगर ये कंडीशन आपके सेटिस्फाइड होती है तो आपकी इनकम सैलरी रेट में टैक्सेबल होगी, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपकी इनकम सैलरी रेट में टैक्सेबल नहीं होगी। तो टोटल आपकी 5 कंडीशन है। कितनी कंडीशन बोली? टोटल आपकी 5 कंडीशन है। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपकी इनकम सैलरी रेट में टैक्सेबल होगी।
अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन आपके सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आपकी इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है? तो सर ये पांचों कंडीशन कौन कौन सी है आज ये डिस्कस करते हैं। तो फोकस करें, आप सामने देखें एक बार। सर हमारे टॉपिक का नाम सैलरी, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सैलरी। सैलरी एड में हमारी इनकम टैक्सेबल होने के लिए कितने कंडीशन? 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 है एनीथिंग रिसीव्ड होनी चाहिए, चाहे कैसे भी रिसीव हो। किसको? बाय एन एम्प्लॉय को। किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर से। बोला एनीथिंग रिसीव हो, एक एम्प्लॉय को रिसीव होनी चाहिए। किससे? अपने एम्प्लॉयर से। इन केस, अगर कैश में मिली तो भी टैक्सेबल, इन काइंड से मिली तो भी टैक्सेबल होगी, डायरेक्टली मिली तो भी टैक्सेबल होगी, इनडायरेक्टली मिली तो भी टैक्सेबल होगी, और इन द प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। तो 2020-21 लिखा है, कोई बात नहीं बच्चों, आप अपना प्रीवियस ईयर चेंज कर सकते हैं और कोई चेंज इसमें नहीं है। क्लियर है क्या? तो क्या पढ़ा कि सर हमारी इनकम सैलरी एड में टैक्सेबल होने के लिए हमारी कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? 5 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 बोला एनीथिंग रिसीव, चाहे कैसे भी रिसीव हो, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिसीव होना चाहिए। अगर इन कैश मिला तो भी टैक्सेबल होगा, इन काइंड में मिला तो भी टैक्सेबल होगा, डायरेक्टली मिला तो भी टैक्सेबल होगा, इनडायरेक्टली मिला तो भी टैक्सेबल होगा, और इन द प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। क्लियर है? तो आपने लिखा अगर ये पांचों कंडीशन आपके सेटिस्फाइड होती है तो आप टैक्सेबल कर देंगे एज सैलरी। तो हम इसको टैक्सेबल कर देंगे किसकी तरह? सैलरी की तरह। क्लियर है क्या? आगे चलिए। लेकिन सर आप हमें एक चीज बता दें कि सर हमारे फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं और हमारे फादर को सर वहां से एक सम अमाउंट मिलता है, एक सैलरी मिलती है मंथ। जब आपका फादर जब जॉब करते हैं, उनका महीना पूरा हो जाता है, उनका मंथ एंड हो जाता है, उसके बाद उनको एक अमाउंट मिलता है, मतलब 15,000 आपके पापा की सैलरी है। तो सर ये जो 15,000 हमारे पापा घर पर लेकर आते हैं, क्या ये सैलरी है या नहीं है? क्या बोले कि सर हमारे पिताजी को, हमारे पापा जी को जो 15,000 मंथली अपनी कंपनी वाले सैलरी देते हैं, क्या ये सैलरी है या नहीं है? यस और नॉट, आप बताएं। क्या सर ये सैलरी है या नहीं है? तो बच्चों इसका जवाब है वो आपकी सैलरी नहीं है। जो आपके पापा जी को पेमेंट मिल रहा है वो सैलरी नहीं है, वो बेसिक पे होता है। तो सर फिर सैलरी किसको बोलेंगे? अगर सर वो, हम तो आज तक उसी को सैलरी मान के बैठे थे, जो आपको मंथली कंपनी से पेमेंट मिलता है वही हमारी क्या सैलरी? वो सैलरी नहीं है, वो क्या है? बेसिक पे। तो सर फिर सैलरी में कौन कौन आएगा? बच्चों सैलरी एक बहुत बड़ी टर्म होती है, जबकि बेसिक पे उसका एक पार्ट है। क्या बोला मैंने? सैलरी एक बहुत बड़ी टर्म है, बेसिक पे उसका एक पार्ट है। मतलब सैलरी इतनी बड़ी और बेसिक पे केवल इतना सा, यानी कि बेसिक पे सैलरी का क्या है? पार्ट है। यानी कि सर सैलरी में कई सारी चीजें इंक्लूड है। जी हाँ। तो सर वो कौन कौन सी चीज है आज ये अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, किस किस को हम सैलरी में कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो देखें, तो अपन ने लिखा बच्चों सैलरी इंक्लूड, क्या बोला? सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है। तो नंबर 1 पे एक तो बेसिक पे, जो मैंने आपको बताया ना, बेसिक पे आपको जो एक अमाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे आपके सैलरी का पार्ट है। दूसरा बोनस, कमीशन, ब्रोकरेज और इंसेंटिव। आपको कहीं से बोनस मिल जाए, कमीशन मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए, ब्रोकरेज मिल जाए, ये भी आपकी सैलरी का पार्ट है। और आई क्लियर? दूसरा अलावेंस, अलावेंस भी आपकी सैलरी के पार्ट है। सर अलावेंस अपन किसको बोलते हैं? अलावेंस क्या होते हैं सर? बच्चों अलावेंस मिलते हैं इन कैश में और एक होता है परक्यूरेट्स, परक्यूरेट्स मिलते हैं आपको इन काइंड्स में। सर अलावेंस बोलते किससे? समझे अलावेंस किसको बोलेंगे? बच्चों एक एम्प्लॉयर, क्या बोलो? एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इन केस अगर कोई बेनिफिट देता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इन केस में अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है तो उसको बोलते हैं अलावेंस। एग्जांपल समझना, आप ये माने कि आपके घर पे एक काम वाली बाई आती है, आपके घर पे काम वाली एक बाई आती है, वो आपके घर पे काम करती है और उसको, उसकी जो सैलरी है काम वाली बाई की, उसकी सैलरी है मान लेते हैं 2,000 पर मंथ। कितनी सैलरी उसकी? 2,000 पर मंथ। अभी 2,000 आपको देने चाहिए, काम वाली बाई को सैलरी देनी चाहिए ना आपको 2,000, बट ये सैलरी आप नहीं देते, आपका एम्प्लॉयर दे देता है। जहां आप जॉब करते हैं वो वाले सेठ जी जो है आपके, जो एम्प्लॉयर, उसकी काम वाली बाई की पेमेंट सेठ जी कर देते हैं। मतलब आपके घर पे काम वाली बाई काम कर रही है, काम कहां पर कर रही हो? आपके घर पर कर रहे हैं, लेकिन उसको पेमेंट कौन कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर रहा है। तो इसको अलावेंस बोला जाएगा, क्योंकि उसने आपको फैसिलिटी दे दी। और किस में दे दी? इन्हें कैश में, क्योंकि काम वाली बाई की सैलरी आपको देनी चाहिए थी। अगर आप देते तो अलावेंस नहीं होता,
बट आपके पेमेंट किसने कर दी? आपके एम्प्लॉयर ने कर दी। और अगर सर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी तो फिर इसको अलाउंस बोला जाएगा। अच्छा तो सर फिर ये अलाउंस है तो पर्क्यूलेट्स किसको बोलेंगे? बच्चों पर्क्यूलेट्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको फैसिलिटी इन कैश में मिलती है तो उसको बोलते हैं अलाउंस, बट यही फैसिलिटी आपको इन काइंड में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं पर्क्यूलेट्स। एग्जांपल से समझो कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको काम वाली बाई की सैलरी के अमाउंट दे रहा है, बोला आपकी काम वाली बाई 2000 पर मंथ लेती है, 2000 पर मंथ आप मेरे से ले जाओ, उसके पेमेंट कर दो, तो वो तो अलाउंस है। लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कि सर काम वाली बाई आपको ऑफिस से मिल जाएगी, आपके ऑफिस में एक काम वाली बाई आती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि इस बाई को तू घर पे ले जा और अपने घर का काम भी इससे करवा लिया कर, उसको फैसिलिटी बोलेंगे। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे, पैसा तो वही देंगे, सेठ जी देंगे, लेकिन डायरेक्ट काम वाली बाई दे दी आपको, तो उसको बोला जाता है पर्क्यूलेट्स। इट मींस पर्क्यूलेट्स किस में होगी? इन काइंड्स में। अलाउंस किस में होगा? इन कैश में। क्लियर है? तो देखा अपने एक तो लिखा अलाउंस और दूसरा लिखा अपने पर्क्यूलेट्स। पर्क्यूलेट्स किस में होगी? इन कैश में होगी। फैसिलिटी होती है, सर्विस होती है, और शॉर्ट में इसको बोलता है पार्ट्स। इसका शॉर्ट नाम क्या है? पार्ट्स। क्लियर है क्या? आगे चले। उसके बाद बच्चों होती है आपकी ग्रेचुटी, यानी कि अलाउंस पे आपके सैलरी का पार्ट है, पर्क्यूलेट्स पे सैलरी का पार्ट है, एक आपकी होती है बच्चों ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है सर? ग्रेचुटी किसको बोलते हैं बच्चों? जनरली आप सभी को पता हो कि अगर एक एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसको एक बहुत मोटा अमाउंट मिलता है, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख, अकॉर्डिंग टू पोस्ट। किस पोस्ट पर आपने वर्क किया था लास्ट टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, एक मोटा अमाउंट मिलता है, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। इसको बोलते हैं ग्रेचुटी। जब आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वो आगे अपन प्रोविजन में पढ़ेंगे। बच्चों ये मैं आपको केवल एक बार लिस्ट बनवा रहा हूँ, इनको अपन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। सर ग्रेचुटी कितनी मिली तो कितने टैक्सेबल होगी, कितने एग्जेम्प्ट होगी, क्या क्या इसके प्रोविजन होंगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं, एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे, वो आगे पढ़ेंगे अपन। अभी अपन इनके ओनली एक लिस्ट बना रहे हैं, एक लिस्ट अपन तैयार कर रहे हैं और फिर इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रेचुटी आपको समझ में आया कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक आपको मोटा पैसा मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी बोलते हैं। एक होता है बच्चों आपकी पेंशन। पेंशन जनरली आप सब लोग जानते हैं, पेंशन आप जो जानते हैं वो अनकम्यूटेड पेंशन जानते हैं। सर कम्यूटेड पेंशन कौन सा होती है, अनकम्यूटेड कौन सी होती है, प्रोविजन में पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा ना अपन केवल लिस्ट बना रहे। तो पेंशन जनरली आप सबको पता है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है तो उसको मंथली पेंशन मिलती है 30,000 40,000 अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। क्लियर है? एक होता है बच्चों लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट सर किसको बोलते हैं? लीव एनकेशमेंट का मतलब होता है आप अपने लीव को अगर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसको बोलते हैं लीव एनकेशमेंट। इट मीन आप जैसे कहीं पर जॉब करते हो, आप जहां पर जॉब करते हो तो वहां पर एक रूल है कि हर संडे आपकी ऑफ रहता है, संडे को आपको ऑफिस नहीं जाना होता है। यानी कि आपकी सैलरी मानो 30,000 पर मंथ है और उसमें आपको 4 संडे का ऑफ रहेगा। आप संडे के दिन में अगर ऑफिस चले जाते हो तो आपका उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लीव एनकेशमेंट। जनरली आप सभी को पता है क्या पता है कि सर ये लीव एनकेशमेंट का पैसा अपने को जनरली मंथ के लास्ट में मिल जाता है, बट वैसा ऐसा नहीं है। लीव एनकेशमेंट का पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, आगे अपन इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक होता है बच्चों आपका पीएफ। पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आप जानते हैं, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको बताया जाता है, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी 15,000 रहेगी, इसमें से 2,000 हम आपके पीएफ का काट लेंगे और ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। जिस दिन आप हमारी जॉब छोड़ दोगे, हमारी कंपनी के रिटायर्ड हो जाएगा, हमारी कंपनी से जॉब छोड़कर चले जाओगे, उस दिन सारा पैसा आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पीएफ। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के पीएफ होते हैं, आपको आगे डिस्कस करेंगे कितना एग्जाम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा पीएफ का अमाउंट। क्लियर है? एक होता है बच्चों लीव ट्रेवल कंसेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एलटीसी। सर लीव ट्रेवल कंसेशन किसको बोलते हैं? एलटीसी। लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब होता है बच्चों, आपको अगर आपके आसपास में अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय रहता है, आपके भैया हो, आपके कोई रिलेटिव हो या आपका कोई पड़ोसी हो जो बैंक में जॉब करता है, उससे पूछना आपके आसपास में अगर ऐसा कोई लोग हो ना, जो कोई भी एम्प्लॉय हो जो कि बैंक में वर्क करता हो, बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है? अपने एम्प्लॉय को 3 साल में ट्यूर देता है। जैसे उनके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो एक ट्यूर देता हूं कि आप आराम से ट्यूर पर जाओ, घूम कर आओ, आराम से मजे करके आओ, और आपके वहां घूमने में मजे करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो आपको बैंक देगा। कौन देगा आपको? बैंक देगा। और बैंक उसकी पेमेंट करता है, उसको क्या बोला जाता है? लीव ट्रेवल कंसेशन। लेकिन सर लीव ट्रेवल कंसेशन का पैसा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को। लेकिन सर ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, इसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, इसको भी अपन डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। मैंने कहा बच्चों अभी अपन ऑनलाइन की लिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स को अपन डिटेल समझेंगे
पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अपने ग्रेचुइटी उठा लिया, ग्रेचुइटी को कंप्लीट प्रोविजन समझेंगे, सर ग्रेचुइटी कितने एग्जाम कितने टैक्सेबल होती है क्या होती है, और उसके साथ ही आपके स्टडी नोट से क्वेश्चन उठा के सोल्व कर लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, चलाएंगे। चलिए आगे लिखा एटसेट्रा, क्या बोला मैंने, देखो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, बेसिक पे, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, ब्रोकरेज, आपके अलाउंस इन कैश में होंगे, परक्यूटर्स आपके इन काइंड्स में होंगे, उसके बाद आपकी ग्रेचुइटी, आपकी पेंशन, आपका लीव एनकेशमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब आपके क्या है सैलरी के पार्ट है। इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी बनती है। क्लियर है। अब बच्चों आगे अपने को पढ़ना है सैलरी का गोल्डन रूल। क्या पढ़ने वाले अपन, सैलरी का गोल्डन रूल। और ये सैलरी का गोल्डन रूल पता है क्या बोलता है, बोले सर सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो भी टैक्सेबल होगी, और अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई तो भी टैक्सेबल होगी। इट मीन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ आपने 1 मंथ वहां पर जॉब किया, 1 मंथ की मानो आपकी सैलरी थी 30,000, कितनी सैलरी थी आपकी 30,000, आपने वहां पर जॉब किया और वहां पर आपकी सैलरी ड्यू हो गई कितनी 30,000, और आपने सैलरी रिसीव नहीं की, कमा तो लिया पर रिसीव नहीं किया, तो भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। बोले ड्यू तो हो गया ना, ड्यू और रिसीव, अगर ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी, अगर रिसीव पहले हो गई तो भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए गोल्डन रूल में अपन ने लिखा टैक्सेबल ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, अगर ड्यू पहले हो गई तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर आपको रिसीव पहले हो गई तो भी क्या हो जाएगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी। क्लियर है क्या, चले आगे। अब इंपॉर्टेंट नोट फोकस करें सर, अब पढ़ने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट नोट्स, और इंपॉर्टेंट नोट्स में दो चीजें बोला हूं, बड़े ध्यान से समझना। एक तो होती है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कितनी चीजें बोली मैंने आपको, दो चीजें बोला हूं, एक तो हो गया आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक हो गया आपकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किसे बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस किसे बोलेंगे, तो बड़े ध्यान से समझना, आप समझना मेरी बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं 11th-12th को अकाउंट क्लास 11th-12th क्लास को अकाउंट पढ़ाता हूं, और मैं एक स्कूल में जॉब करता हूं। कहां जॉब करता हूं, स्कूल में। आप मुझे एक चीज बताओ, स्कूल में जब मैं 11th-12th क्लास को पढ़ाता हूं और स्कूल से मुझे एक पेमेंट मिलता है, जितना पेमेंट मिलता है 30,000, 20,000, 25,000, जितना भी एक मुझे पेमेंट मिलता है, क्या वो मेरी सैलरी है या नहीं है, सर सैलरी है। स्कूल से जो मुझे पेमेंट मिलता है वो मेरी क्या है, सैलरी। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं स्कूल में जो मुझे पेमेंट मिल रहा है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पेमेंट मिल रहा है, यानी कि वहां मैं 12th क्लास के 11th और 12th की क्लास ले रहा हूँ और उनको पढ़ाने के लिए वो जो स्कूल क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, और वो मुझे सैलरी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि स्कूल में जो मुझे पेमेंट मिल रहा है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल रहा है और वो मेरी सैलरी है। लेकिन बच्चों मैं पढ़ा आपको भी रहा हूं, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता हूं, और ये बच्चे पढ़ने के बदले में मुझे पैसा देते हैं। मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं और ये बच्चे पढ़ने के बदले में मुझे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। क्या ये मेरी सैलरी है क्या, यस और नॉट। स्कूल से जो पेमेंट मिल रहा है वो तो सैलरी है, लेकिन मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता हूं और इन बच्चों से मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, एक पेमेंट मिल रहा है, क्या मेरी सैलरी है क्या, यस और नॉट। सर ये मेरी सैलरी नहीं है, क्योंकि बच्चों मेरा इंस्टीट्यूट में जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। क्या वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। स्कूल के बच्चों के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। बच्चों एक वर्ड आप ध्यान रखना, कंट्रोलिंग। क्या बोला, कंट्रोलिंग। अगर एक एम्प्लॉयर की, फोकस करके सामने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला हूं, अगर एक एम्प्लॉयर की अपने एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोलिंग होती है, एक एम्प्लॉयर की अपने एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोलिंग होती है तो वह सैलरी होती है। लेकिन एक एम्प्लॉयर की अपने एम्प्लॉय के ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है तो वहां पर सैलरी भी नहीं होती है। एग्जांपल सुनो, अभी मैंने आपको बताया कि स्कूल से जो पेमेंट मुझे मिल रहा है वो मेरी सैलरी, और आपने भी एग्री किया जी हाँ सर वो आपकी सैलरी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, स्कूल के मेरे ऊपर कोई कंट्रोलिंग है क्या, क्या स्कूल के प्रिंसिपल मुझे कंट्रोल करती है क्या, जी हाँ सर। स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बताती है कि सर आपको मॉर्निंग 7 AM पर क्लास लेनी है 12th क्लास की, और 8 AM पर आपको क्लास लेनी है 11th क्लास को, और मुझे उससे टाइम पर लेना पड़ता है। स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बताती है कि सर आपको हाफ ईयरली से पहले कोर्स कंप्लीट कर देना है और ईयरली एग्जाम तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 टाइम।
बताते नहीं बताते, और मुझे ऐसा वहां पर करना पड़ता है। इट मीन्स स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसकी मेरे ऊपर पूरी तरह कंट्रोलिंग है, और स्कूल से मुझे पेमेंट मिल रहा है, वो मेरी सैलरी है, क्योंकि स्कूल के मेरे ऊपर क्या है, कंट्रोलिंग है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जो बच्चों को मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, क्या इन बच्चों की मेरे ऊपर कंट्रोलिंग है क्या? यस और नॉट? नहीं। या उल्टा होता है, मेरी कंट्रोलिंग होती है बच्चों के ऊपर। मैं बच्चों को बताता हूं कि संडे को आपको टेस्ट होने वाला है, हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, मंडे को आपका सैलरी स्टार्ट होने वाला है, ट्यूसडे को आपका हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाला है, कल आपकी कॉस्ट की क्लास होगी। बताते नहीं बताते? यानी कि मेरी कंट्रोल होती बच्चों के ऊपर, इसलिए इन बच्चों से जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मेरी सैलरी नहीं है, क्योंकि बच्चों के मेरे ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन स्कूल से जो मुझे पेमेंट मिला वो मेरी सैलरी है, क्योंकि स्कूल की मेरे ऊपर क्या है, कंट्रोलिंग है। आ रही है आपको बात समझ में? इट मीन्स सैलरी होने के लिए क्या होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। किस पर? एक एम्प्लॉयर की कंट्रोलिंग होनी चाहिए। किस पर? एक अपने एम्प्लॉयर पर। और जहां जहां पर कंट्रोलिंग होगी उसको क्या बोला जाएगा, सैलरी बोला जाएगा। जहां जहां कंट्रोलिंग होगी उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, और जहां जहां पर कंट्रोलिंग नहीं होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो अपने लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में अपने लिखा सैलरी जो स्कूल से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में अपन लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बच्चों यहां जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इनसे जो मेरा पैसा आ रहा है वो सैलरी रेट में नहीं जाएगा, वो कहां पर जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि वो मेरी सैलरी है। क्लियर है? आगे देखा, अगला अगला बोल रहा है भाई, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। कि सर आप हमें एक चीज बता दें कि सर हमारे जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको भी सैलरी देती है गवर्नमेंट? देती नहीं देती? आपके विधायक जी जो होते हैं, आपके एमपी होता है, एमएलए होता है, इनको भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सैलरी मिलती है। क्या सर ये एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है, क्या सर इनकी सैलरी हमारी सैलरी रेट चैप्टर में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? जवाब है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा टैक्सेबल होने के लिए क्या होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपके एमपी और एमएलए पे किसी की कंट्रोलिंग होती है क्या? बोलो, आपके एमपी और एमएलए पर किसी की कंट्रोलिंग होती है क्या? यस और नॉट? नहीं सर, उन पे किसी की कंट्रोलिंग नहीं होती, और उन पर अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर वो सैलरी भी नहीं है, और सैलरी नहीं है तो फिर सैलरी रेट में टैक्सेबल भी नहीं होगी। क्लियर है? चलेंगे, चलो सर। आपने लिखा सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए, लिखा आपने का टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी रेट में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कहां पर चली जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। बोला सर एक पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिलती है, क्या सर वो सैलरी आपकी सैलरी रेट में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? आप मुझे बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी? इसको मैं सैलरी मानू या नहीं मानू? भाई पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्ट प्लस ऑनर। आप ऑनर को किस बात की सैलरी दे रहे हैं भाई? और ऑनर को अगर अपने बिजनेस से कुछ भी मिलेगा तो उसके बिजनेस का पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट होगा क्या? भाई पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्ट प्लस ऑनर, यानी कि ऑनर को अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट मिल रहा है। क्या बोला? एक ऑनर को अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट मिला तो उसकी सैलरी हो गया, उसके बिजनेस का पार्ट होगा। चलो तो उसके बिजनेस का पार्ट होगा क्योंकि उसके बिजनेस से मिल रहे हैं, तो ये इनकम इसकी कहां जानी चाहिए, सैलरी में या बिजनेस एंड प्रोफेशन में? बोलो, तब बिजनेस एंड प्रोफेशन में जानी चाहिए। तो देखो अपने क्या लिखा, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कहां पर जाकर टैक्सेबल होगी, इसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? चलेंगे। उसके बाद आपने लिखा सैलरी फॉरगॉन। सर सैलरी फॉरगॉन का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझे। आप मानो एक कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी एक कंपनी ले लो, आपके आसपास जो भी कंपनी, मेरे पास में जेनपेक्ट है, मैं जेनपेक्ट का नाम ले लेता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं जेनपेक्ट में जॉब करता हूँ, मैंने जेनपेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया ठीक है सर, आपकी जो सैलरी रहने वाली है 50,000 पर मंथ रहेंगी, इसमें आपको 4 संडे ऑफ मिलेगा, और जो भी उनकी जो कंडीशन है सारी फिल किए मैंने। अब बच्चों हुआ क्या, मैंने एक 1 मंथ वहां पर जॉब की जेनपेक्ट में, मैंने 1 महीना पूरा नौकरी किया, 1 महीना मैंने वहां पर जॉब, 1 महीना जॉब करने के बाद वहां मेरी सैलरी ड्यू हो गई 50,000। कितने सैलरी ड्यू हो गई? 50,000। कमा लिया ना मैंने वहां, जैसे मैंने 1 मंथ के लिए जॉब किया, क्या मैं वहां 50,000 रुपये कमा चुका हूँ? ये 50,000 मेरे को जेनपेक्ट वालों ने कहा सर आपके 50,000 ड्यू हो गया, आप अपने 50,000 ले लो। मैंने कहा नहीं, ये 50,000 मुझे नहीं चाहिए, आप एक काम करो, ये जो मेरे 50,000 है गरीबों में बांट दो, मुझे 50,000 रुपए नहीं चाहिए। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने जो अपनी सैलरी फॉरगॉन की है, आपने जो अपनी सैलरी गरीबों में बांट दी है, क्या ये आपके लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी?
कि सर आपने जो अपनी सैलरी छोड़ दी है, आपने अपनी सैलरी फॉरगॉन कर दी है, क्या सर ये सैलरी एड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? जवाब है बच्चों होगी। मैंने पैसा कमा लिया, सैलरी कमा ली, रिसीव नहीं किया, फिर भी टैक्सेबल होगी। रीजन, इसका रीजन क्या है? बोले सर सैलरी का गोल्डन रूल पता है क्या बोलता है कि सर सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो भी टैक्सेबल होगी, और आपकी सैलरी आपको रिसीव हो गई तो भी क्या होगी? टैक्सेबल होगी। क्लियर हो रहा है क्या आपको? चलिए, तो आपने क्या लिखा? सैलरी फॉरगॉन में अपन लिखा इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, कि आपने इनकम के लिए एप्लीकेशन कर दिया तो ये आपकी टैक्सेबल होगी। क्लियर है? आगे लिखा। बोला अगला क्वेश्चन है, देखो सैलरी अगर आपने फोरगॉन की टैक्सेबल होगी, लेकिन आपने अगर आपकी सैलरी सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने अपनी सैलरी मोदी जी को दे दी, बोले मोदी जी 50,000 मैंने इस मंथ में कमाए, ये 50,000 मैं नहीं रखना चाहता, ये 50,000 आप रख लो, अपने पास रख लो, तो क्या सर फिर टैक्सेबल होगा नहीं होगा? आप अपने सैलरी अगर सर सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो तो आपके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? जवाब है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर क्यों नहीं हो रहा है? बेटा इनकम टैक्स लेता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप सैलरी किसको सरेंडर कर दो? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर आप जब पूरी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे फिर कोई टैक्स लेगी क्या? आप बताओ मुझे। भाई आपसे टैक्स कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही। और आप अपनी पूरी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो, बोला सर ये मोदी जी सैलरी पकड़ो, आपकी पूरी पूरी आप रख लो, फिर आपके लिए टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि सर पूरी सैलरी हम किसको दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं, और मोदी जी के पास पूरी सैलरी चली गई तो फिर टैक्स किस बात का? फिर आपकी कोई टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए अपन पढ़ते हैं, हमने लिखा सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सर हम हमारी सैलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हैं, इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो तो फिर आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है क्या? आगे चले। अगला बच्चों अपन बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सर टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से अपन फॉर्मेट बनाएंगे और टैक्सेबल सैलरी को जो है कैलकुलेट करेंगे? तो देखो आप, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ टैक्सेबल सैलरी। क्या करना है? सबसे पहले अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। आपके क्वेश्चन में जिसका नाम होगा आप उसका नाम लिख लेंगे, मैंने अभी एक्स लिखा है एग्जाम्पल। क्लियर है? फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर हो 23-24, फॉर्मेट बनाने का तरीका फिक्स इनकम टैक्स में फॉर्मेट चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट का आपको फॉर्मेट बनाना क्या, इधर पर्टिकुलर लिखेंगे और इधर अमाउंट का कॉलम। क्लियर है? अब देखो फॉर्मेट में क्या क्या करना है, सबसे बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ले लेना बेसिक पे, फिर आप ले लेंगे जितने भी आपके अलाउंस होंगे। सर अलाउंस पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे, अभी केवल अपन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, आगे अलाउंस पढ़ के फिर ही लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या लेंगे अपन? बेसिक पे, फिर क्या ले लेंगे? अलाउंस, इसमें से लेस कर लेंगे अपन एग्जेम्प्ट अलाउंस। आगे पढ़ेंगे अपन कि सर कौन कौन से अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन कौन से टैक्सेबल होंगे, तो जितने भी एग्जेम्प्ट अलाउंस होंगे उनको लेस कर देंगे। फिर आपको ले लेना है फर्स्ट बोले तो परक्यूडेट्स, और इसमें से लेस कर देना आपको एग्जेम्प्ट परक्यूडेट्स। तो आपके पास क्या जाएगी? टोटल सैलरी। क्या जाएगी आपके पास? टोटल सैलरी। क्या बोला? सबसे पहले क्या लेंगे अपन? बेसिक पे, फिर क्या लेंगे अपन? अलावेंस, अलावेंस में से लेस कर देंगे अपन एग्जेम्प्ट अलावेंस, फिर लेंगे अपन परक्यूडेट्स, और परक्यूडेट्स में से लेस कर देंगे अपन एग्जेम्प्ट परक्यूडेट्स। तो आपके पास में आ जाएगी क्या? टोटल सैलरी। क्लियर है? अभी जो टोटल सैलरी आपके पास निकल कर आई है, इसमें से आपको दे देना है डिडक्शन। क्या दे देना आपको? डिडक्शन। तो अपन ने लिखा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A, 16 फर्स्ट और 16 सेकंड। सर इनमें आएगा क्या? आगे डिडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्या क्या आएगा। अंडर सेक्शन 16A में आती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों आपको हाउस प्रॉपर्टी वाली भी याद होगी, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ा था अपन, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू पढ़ी थी ना, तो कोई बात नहीं, ये डिडक्शन आपको आगे पढ़ा देंगे, उसके बाद में आपको लाके दिखाऊंगा। क्लियर है क्या? चले आगे। अगला इंपॉर्टेंट नोट में और अपना फर्स्ट टॉपिक है बच्चों बेसिक पे। अब क्या पढ़ने वाले अपन? बेसिक पे। कि सर ये बेसिक पे क्या होता है, तो बड़े ध्यान से समझना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसिक पे अपन किसको बोलेंगे, तो अपन ने लिखा इट इज ए बेस सैलरी। आपका जो बेसिक पे होता है आपकी क्या होती है? बेस सैलरी होती है ऑफ एन एम्प्लॉई। बेसिक पे बेस सैलरी किसकी? एक एम्प्लॉय की। इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। एक बार मैं पूरा पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो अपन ने लिखा इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल if net basic salary is given, then we have to convert into gross basic salary and gross basic salary is taxable। क्या बोला? बोला सर बेसिक पे इट इज ए बेस सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय,
कि सर जो बेसिक पे होता है वो बेस सैलरी होती है एक एम्प्लॉय की, और आपका बेसिक पे जो है फुल्ली टैक्सेबल होगा। जितना भी बेसिक पे आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे कितना वो 2000, 5000, 10,000, 30,000, 40,000, जितना बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट सर आपको एक चीज ध्यान में रखनी कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस बेसिक सैलरी। क्या बोला? अगर आपको क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस बेसिक सैलरी में, और आपका जो ग्रॉस बेसिक सैलरी है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सर आप हमें एक चीज बताएंगे, नेट सैलरी किसको बोलेंगे और ग्रॉस सैलरी किसको बोलेंगे? तो आप एक एग्जांपल समझना, देखें बच्चों, मेरे पास एक एम्प्लॉय वर्क करता है और इस एम्प्लॉय का नाम है रामू। राम बोल दो, राम बोल दो, राम। मेरे पास एक एम्प्लॉय वर्क करता है और इसका नाम क्या है? राम है। रामू है, राम है, रामू जो आपको बढ़िया लगता है, राम, श्याम, मोहन, अपने एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है। ये राम जो मेरे पास जॉब करता है, मैंने राम से कहा कि राम आपकी सैलरी रहेगी 50,000 पर मंथ, आप मेरे पास जॉब करोगे और आपकी सैलरी कितनी रहने वाली यहाँ पर? 50,000 पर मंथ। क्लियर है? रामू ने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब रामू मेरे पास जॉब कर रहा था, इसको 2-3 महीने कंप्लीट हो गए। एक दिन रामू अचानक से मेरे पास आया और रामू ने आकर मुझसे कहा, बोले सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बोलता रामू, पता है वो बोले सर, ऐसा समझा ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर मुझे 2 लाख रुपए की नीड है। रामू जो मेरे पास जॉब करता था उसकी सैलरी कितनी है? 50,000। रामू एक दिन मुझे आकर बोलता है कि सर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा रामू 2 लाख का क्या करेगा? बोले सर मुझे अर्जेंट नीड है और आज के आज मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने रामू से कहा कि रामू मैं आपको 2 लाख दे तो दूंगा, लेकिन आप मुझे एक चीज बता दें कि आप मुझे वापस कैसे देंगे? भाई वापस भी तो देना है ना, मैं आपको 2 लाख तो दे दूंगा, लेकिन आप मुझे वापस कैसे देंगे? तो रामू ने कहा, बोले सर आप एक काम करना कि मैं आपसे 2 लाख रुपए लेकर जा रहा हूं, इस 2 लाख को आप एक काम करना मेरी सैलरी में से काट लेना। मैं तेरी सैलरी 50,000 है, 2 लाख कैसे काटूंगा? बोले नहीं सर ऐसे नहीं, आज जैसे 2 लाख है, इस 2 लाख को डिवाइड करो 10 से, कितना आ जाएगा? 20,000। इस 20,000 सारा हर महीना आप मेरे अकाउंट से, मेरे हर मंथ की जो मेरी सैलरी बनेगी ना उसमें से 20,000 आप काट लेना। मैंने कहा ठीक है। रामू 2 लाख रुपए लेकर चला गया। अब नेक्स्ट मंथ मुझे इसको सैलरी देनी है, कितने दूंगा? इधर दो। तो इसकी सैलरी 50,000 पर मंथ, मेरे को कितना काटना है? मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मेरे को कितना काटना बताओ सर? 20,000। भाई रामू की सैलरी 50,000, मुझे काटना कितना है? 20,000। तो मैं रामू के हाथ में कैश इन हैंड कितना दूंगा बोलो? बोले सर 30,000। कितना दिया मैंने? 30,000। रामू की सैलरी 50,000 थी, वो 2 लाख रुपए मेरे से एडवांस लेके स्टेमन उसके कितने काट लिए? 20,000। अब मेरी बात, ये जो 30,000 है, क्या बोला मैंने? ये जो 30,000 है, ये 13,000 है आपकी नेट सैलरी। क्या ये आपकी नेट सैलरी? ये जो 30,000 है ये आपकी क्या है? नेट सैलरी। और ये जो 50,000 है आपकी 50,000, ये 50,000 है आपकी ग्रॉस सैलरी। 50,000 को क्या बोलेंगे अपन? ग्रॉस सैलरी। और आपके बेसिक पे का प्रोविजन क्या बोलता है कि सर अगर आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी अगर गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ग्रॉस सैलरी में। अच्छा नेट सैलरी अपन ने कैसे निकाली थी सर? ग्रॉस सैलरी में से 20,000 लेस के हमारे पास नेट सैलरी आ गई थी। अगर नेट सैलरी में वापस 20,000 ऐड करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो आपको यही करना है कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी गिवन हो तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें? ग्रॉस बेसिक सैलरी में। क्लियर है? और आपकी जो ग्रॉस बेसिक सैलरी हो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है क्या? आगे चले बच्चे, एक चीज और समझना, कई बार आपको क्वेश्चन में पे स्केल गिवन होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार गिवन होता है। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। समझे भैया? कई बार आपको क्वेश्चन में पे स्केल दे देता है और पे स्केल से आपको बोलता है कि आपको बेसिक पे कैलकुलेट करके बताओ कि बेसिक पे कितना होगा। तो आप एक बार बड़े ध्यान से समझना, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखो बेसिक पे, एक मिनट, बेसिक पे जो होता है आपका, प्रीवियस ईयर की बात करें, आपका जो प्रीवियस ईयर अपन लिख लेंगे 22-23 लिख लेते आप यहाँ पर, 20 की जगह 22-23। क्लियर है? अब सर बेसिक पे आपके प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिलता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है। इन गवर्नमेंट, ये बड़े ध्यान से समझना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों का साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म हो जाता है इनका 31 मार्च को।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनका ईयर स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल को और एंड कब हो जाएगा 31 मार्च को। लेकिन सर प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 1 मार्च को स्टार्ट होता है और 20 फरवरी को एंड हो जाता है। सर हमने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं सुना। हमने तो 2 ईयर पढ़े, एक तो कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर सर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा है सर, फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में। लेकिन सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केस का समझ में नहीं आया। इसका एक रूल है बच्चों, इधर देखो। ये कहते हैं कि जो आपका प्राइवेट एम्प्लॉय होता है ना, इनकी सैलरी ड्यू हो जाती है ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। इट मीन अभी मई चल रहा है, मई में अगर आपने जॉब की तो मई का जो लास्ट दिन आएगा, लास्ट दिन इनकी सैलरी ड्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसकी सैलरी ड्यू होती है नेक्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट डे, अगले महीने के पहले दिन इनकी सैलरी ड्यू होती है। तो आपने लिखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या लिखा, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में ड्यू होती है। इसलिए इसमें 1 महीने का डिफरेंस, टाइम पीरियड दोनों में 12 मंथ का हो रहा है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को एड हो रहा है, 12 मंथ हो रहे हैं। ये इधर स्टार्ट 1 मार्च को रहा है और खत्म 28 फरवरी को रहा है, तो इधर भी 28 मंथ होता है। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन कैसा था, देखो फोकस करें। पे स्केल आपको ऐसे गिवन होगा 3000, 300, 4800, 500, 9800। ये क्या है सर? ये पे स्केल। और पे स्केल को पढ़ते कैसे सर? ये पे स्केल कहीं देखा आपने? किसी एम्प्लॉय की सैलरी उठाकर देखना आप, किसी एम्प्लॉय की अगर आप सैलरी शीट देखेंगे तो वहां पर आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर आप देखना आपको पे स्केल मिलेगा। ये पे स्केल को पढ़ते कैसे वो देखें आप एक बार। पे स्केल का मतलब क्या है कि जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस दिन आपकी सैलरी रहेगी 3000 पर मंथ। हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 300 का, और कब तक इंक्रीमेंट आएगा? जब तक आपकी सैलरी 4800 की हो जाती। जिस दिन आपकी सैलरी 4800 हो गई, फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 500 का, और ये 500 का इंक्रीमेंट कब तक आएगा? जब तक आपकी सैलरी 9800 पर मंथ नहीं हो जाती। बेसिक पे पढ़ना समझ में आया आपको कि सर जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस दिन आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 3000 पर मंथ। हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा 300 का, कब तक? जब तक आपकी सैलरी 4800 नहीं हो जाती। जिस दिन आपकी सैलरी 4800 हो गई उस दिन की आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 500 का, और कब तक आएगा? जब तक आपकी सैलरी 9800 नहीं हो जाती। क्लियर है क्या? आपको पे स्केल गिवन है, पूछा क्या है? सबसे पहले बताया आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इन्होंने जॉब ज्वाइन कब की है? 1 नवंबर 2014 को। क्लियर है? आपसे पूछा है कि सर बेसिक पे क्या होगा प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो, और आपसे पूछा है कि सर आप इसका बेसिक पे बताइए अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। आपको दोनों ही केस में बेसिक पे कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सामने देखें, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ से सबसे पहले आपको लेना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कि सर जिस एम्प्लॉय का बेसिक पे कैलकुलेट करें उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पकड़ लेंगे कि आपने डेट मतलब ज्वाइनिंग कब की है, नौकरी ज्वाइन कब किया। तो आपका जो एम्प्लॉय था इसने जॉब ज्वाइन किया 1 नवंबर को। ये देखो आपको मैं और हाईलाइट करता हूं उसको, ये देखो कब ज्वाइन किया इसने? 1 नवंबर 2014 को। ठीक है सर, तो अपन ने लिखा है पर 1 नवंबर 2014। और जिस दिन इसने जॉब ज्वाइन की थी उस दिन इसकी सैलरी कितनी थी? 3000। आपने कहा कि सर जिस दिन इसने जॉब ज्वाइन की उस दिन इसकी सैलरी कितनी थी? 3000। इसकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट आएगा। कितने का इंक्रीमेंट आएगा? 300 का। कब तक आएगा? जब तक इसकी सैलरी 4800 हो जाती। इट मीन सर 1 नवंबर 2014 में इसकी सैलरी कितनी थी? 3000। तो सर फिर 1 नवंबर 2015 में कितनी हो जाएगी? 3300। सर फिर 1 नवंबर 2016 में कितनी हो जाएगी? 3600। ऐसे करके 300 का गैप आता रहेगा, आप सैलरी में इंक्रीमेंट आता रहेगा ना, कर देंगे आप। ठीक है सर। अब सर हम प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इनका साल स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल को। और सर ये 31 अक्टूबर 2020 क्यों लिखा है? ये तो 31 मार्च लिखना चाहिए था जी। नहीं, क्योंकि इनका साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल, और 31 अक्टूबर अपन ने इसलिए लिया है बच्चों यहाँ पर क्योंकि 1 नवंबर से इनके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। 31 अक्टूबर तो इनकी सैलरी सेम चलेगी, और 1 नवंबर से इनकी सैलरी में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके हिसाब से मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ, सेक्शन चेंज कर दें। यहां पर लिखा है सर 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 में। आप मुझे बताओ 2020 में इसकी सैलरी कितनी थी? 1920 में सर 4500, ये अपन ने लिखा है 4500। अच्छा मंथ कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं? 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना मंथ हो गया? 7 मंथ। ये अपन ने लिखा है 7 मंथ। फिर यहाँ पे अपन लेंगे 1 नवंबर से 31 मार्च तक।
1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने महीने होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मार्च तक ही लेना है, तो कितना मंथ होगा? 5 मंथ। अपन यहाँ पर लिखा 5 मंथ। यहाँ पर सैलरी इनकी कितनी? 4800। यहाँ पर सैलरी कितनी इनकी? 4500। 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 31,500। इधर सर आप 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आ जाएगा 24,000। अगर आप 31,500 प्लस 24,000 को दोनों को टोटल करता है, तो आपके पास निकल कर आता है 55,500। कितना आ जाएगा आपके पास? 55,500। और ये 55,500 आपका क्या होगा? बेसिक पे होगा किसका? प्राइवेट एम्प्लॉय का। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आपका बेसिक पे कितना आ रहा है? 5500, 55,500। क्लियर है? कितना आ रहा है? 55,500। लेकिन सर एक चीज बता दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले को साल का भी स्टार्ट होगा 1 मार्च को, अभी पहले बताया मैंने आपको। और कब तक लेंगे? 31 अक्टूबर तक लेंगे। और 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक आप गिनेंगे। मार्च, 1 मार्च है ना? हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना मंथ कंप्लीट हो रहा है? 6 और 2 8 मंथ। तो अपने लिखा है पर 8 मंथ। क्लियर है? इधर फिर 1 नवंबर से लेंगे अपन 28 फर्स्ट तक। 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ हो गए? 4 मंथ। तो अपन ने लिखा है 4। क्लियर है? 8 और 4 समझ में आया? दूसरा आप मुझे बता दें 1 मार्च को इनकी सैलरी कितनी थी? वही सेम है सर, 4500। ये लिखा अपन ने 4500। फिर कितनी होगी? 4800। आप मुझे बताएं 4500 को, कैलकुलेटर साथ रखा करें, 4500 को मल्टीप्लाई करना आपको 8 से। अगर 4500 को आप मल्टीप्लाई करते हो 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। अगर 4800 को मल्टीप्लाई करते हो आप 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 19,200। अगर इन दोनों का आप टोटल कर देते हो, तो आपके पास आ जाएगा 55,200। आपसे पूछा गया था कि सर अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होगा तो उसका बेसिक पे कितना होगा? 55,500। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 55,200। क्लियर है क्या? आगे चलो, अब ये क्वेश्चन आप बाकी आप देख लो। अगला टॉपिक है बच्चों अपना डीएनएस अलाउंस। अगला क्या पढ़ने वाले हैं अपन? डीएनएस अलाउंस। सर ये डीएनएस अलाउंस क्या होता है? शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीए। सर डीएनएस अलाउंस क्या होता है? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, समझना पड़ेगा। आपके फादर अगर 10 साल पहले कहीं जॉब करते थे, या आप मान लो, कोई नहीं, आप मानो आप 10 साल पहले अगर कहीं पे जॉब करते थे, तो आपकी वहां पर सैलरी हुआ करती थी 10,000 पर मंथ। लेकिन आज भी आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन आज 10 साल बाद आपकी सैलरी बढ़कर होगी 25,000 अप्रॉक्स। जो सैलरी आपको 10 साल पहले 10,000 मिलती थी, आज वो सैलरी कितनी होगी? 25,000। सर ये सैलरी क्यों बढ़ी? क्योंकि सर महंगाइयां बढ़ गई। महंगाइयां बढ़ रही है ना, इसलिए तो अपने क्या बढ़ रहे हैं? चीजें बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है। क्योंकि उस टाइम पर दूध भी बहुत सस्ता आता था, वो महंगा हो गया, तो इसके साथ साथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आता है। तो इंक्रीमेंट क्यों आता है? डीएनएस अलाउंस के कारण आता है। क्योंकि बच्चों डीए का हिंदी में मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाइयां बढ़ती है, वैसे वैसे एक एम्प्लॉय का डीए बढ़ता चला जाता है। क्लियर है क्या? अब सर क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले तो बच्चों डीए जो आपका होता है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीए का जितना अमाउंट होगा ना, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और बच्चों आपके डीए जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका डीए इन टर्म्स, और एक होता है आपका डीए नॉट इन टर्म्स। तो डीए इन टर्म्स किसको बोलते हैं और डीए नॉट इन टर्म्स किसको बोलते हैं? बच्चों डीए इन टर्म्स अपन किसको बोलेंगे? सर ऐसा डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में कंसीडर किया गया, रिटायरमेंट बेनिफिट के फॉर्मूलाज में कंसीडर किया गया, उसको बोलते हैं डीए इन टर्म्स। सर रिटायरमेंट बेनिफिट मींस, जैसे आप मानो रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको ग्रेचुइटी मिली। अब आप जब ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहां पर आपने सैलरी पर मंथ भी निकाला होगा, सैलरी भी तो निकाला होगा, उसके अकॉर्डिंग तो ग्रेचुइटी मिल रही है, या पेंशन पेंशन मिलती है आपको। पेंशन आपके रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है। अब जब आप पेंशन कैलकुलेट करते हो किसी एम्प्लॉय की, तो वहां पर आपको सैलरी भी लेनी पड़ती है। अगर वहां पर सैलरी में आपने डीए को कंसीडर किया है, तो उसको बोलेंगे डीए इन टर्म्स। और अगर आपने रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में डीए को कंसीडर नहीं किया गया है, तो उसको बोला जाएगा डीए नॉट इन टर्म्स। क्लियर है क्या? तो आ जाइए मैं आपको पढ़ा देता हूं। अपन ने लिखा डीए इन टर्म्स, तो अपन ने क्या लिखा? बोले डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। सर डीए जितना होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। चाहे वो डीए इन टर्म्स हो चाहे नॉट इन टर्म्स हो, फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर है? दूसरा डीए इन टर्म्स मीन्स, सर डीए इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो क्या लिखा आपने? डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन in all the retirement benefit calculation formulas, DA is considered
बोले सर डीए अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के फॉर्मूलाज में कंसिडर किया गया है, कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज टर्म्स, जो डीए इन टर्म्स होगा केवल उसी को कंसिडर करेंगे। आगे समझना है सर। एक चीज बताओ, आपने कहा सर ऐसा डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में कंसिडर किया गया उसको बोलेंगे डीए इन टर्म्स, और सर ऐसा डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया गया उसको बोलेंगे डीए नॉट इन टर्म्स। तो लेकिन सर एक चीज बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि डीए इन टर्म्स है नॉट इन टर्म्स है, तो फिर अपन क्या माने? अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सर ये डीए इन टर्म्स है या डीए नॉट इन टर्म्स है, तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको हमेशा क्या माना जाएगा? देखो पढ़े, when nothing is given about DA, कि सर आपको डीए के बारे में कोई गिवन ही नहीं है, देन अज्यूम, आपको अज्यूम करना इट इज नॉट इन टर्म्स। बोला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डीए के बारे में, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डीए इन टर्म्स है डीए नॉट इन टर्म्स है, तो उसको आपको हमेशा क्या मानना है? डीए नॉट इन टर्म्स मानना है। क्लियर है क्या? जैसे कि एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझा, बड़े ध्यान से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डीए क्या होता है। तो देखिए आप सबसे पहले आप कहीं जॉब करते हो और वहां सैलरी आपके 50,000, कितनी सैलरी है? 50,000। फिर आपको डीए गिवन है 20,000। इस 20,000 में पता आपको क्या होता है कि इस 20,000 में 12,000 तो आपका डीए इन टर्म्स, और इसमें से 8,000 आपका डीए नॉट इन टर्म्स। टोटल डीए कितना अपना? 20,000। इस 20,000 में से डीए इन टर्म्स कितना है? 12,000। डीए नॉट इन टर्म्स कितना आपका? 8,000। अब सर आप हमें एक चीज बता दें कि हमारे लिए डीए कितना टैक्सेबल होगा? 20,000, 12,000 ये 8,000। क्या बोला कि सर डीए टैक्सेबल कितना होगा? इधर देखो, मैं आपको एक बार और हाईलाइट करता हूं, आपको अच्छे से, थोड़ा अच्छे से क्लियर कि सर डीए टैक्सेबल कितना होगा? 20,000, 12,000 या फिर सर 8,000? बताओ सर 20,000। क्यों? क्योंकि सर डीए में अपन ने क्या पढ़ा? डीए इज फुल्ली टैक्सेबल, क्या वो इन टर्म्स हो या फिर वो नॉट इन टर्म्स हो। अगर डीए इन टर्म्स है तो भी टैक्सेबल होगा, और डीए नॉट इन टर्म्स है तो भी टैक्सेबल होगा। तो आपका जो 20,000 के डीए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तो अपन लिख देते हैं इसको 20,000। तो अपन ने लिखा डीए 20,000 फुल्ली टैक्सेबल, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया आपका? 70,000। क्लियर है? चलो डीए क्लियर हुआ। अगला है बच्चों आपके बोनस। अगला क्या आपके? बोनस। बच्चों आपका जो बोनस होता है वो आपका रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। इट मींस कि बोनस जिस दिन आपको रिसीव हो जाएगा उस दिन टैक्सेबल होगा। कई बार क्वेश्चन में ओनली बोनस डिक्लेयर गिवन होता है, तो अगर ओनली बोनस डिक्लेयर गिवन है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। जिस दिन आपके हाथ में आपको बोनस रिसीव हो जाएगा उस दिन टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखा अपन ने लिखा बोनस में लिखा इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बोनस जितना होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा ऑन रिसिप्ट बेसिस पर। किस बेसिस पर? रिसिप्ट बेसिस पर। जिस दिन रिसीव होगा उस दिन टैक्सेबल होगा। इफ ओनली बोनस इज डिक्लेयर नॉट गिवन टू एम्प्लॉय, बोला ओनली बोनस डिक्लेयर किया है, आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया नहीं है, गिवन नहीं किया, बोनस दिया नहीं है अपने एम्प्लॉय को, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो बोला देन शुड बी इग्नोर। ओनली बोनस डिक्लेयर आपको गिवन है तो उसको आपको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना, वो आपके लिए फिर टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है क्या? आगे देखें, आगे क्या लिखा? बोला इफ एनी क्वेश्चन ओनली बोनस इज गिवन, कि अगर सर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ओनली बोनस गिवन है, पता ही नहीं चल रहा है सर कि सर ये बोनस डिक्लेयर है या बोनस रिसीव्ड है, तो फिर सर हम उसको क्या माने कि क्वेश्चन में ओनली बोनस गिवन है, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सर ये बोनस डिक्लेयर है या बोनस रिसीव है, तो सर फिर उसको क्या माने? तो आपने क्या लिखा? बोला इफ एनी क्वेश्चन ओनली बोनस इज गिवन देन अज्यूम इट इज रिसीव्ड और रिसीव्ड टू एम्प्लॉय एंड इट इज टैक्सेबल। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमेशा उसको क्या मानना है? बोनस रिसीव्ड मानना, और रिसीव्ड बेसिस पर उसको क्या कर देना? फिर आपको टैक्सेबल कर देना है। क्लियर है क्या? आगे चले। अगला बच्चों कमीशन। अगला क्या आपका? कमीशन। कमीशन भी बच्चों आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। जितना कमीशन आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल होगा, बट रिसिप्ट बेसिस पर। जिस दिन आपको कमीशन रिसीव हो जाएगा उस दिन पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपने लिखा कमीशन में लिखा इट इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर कमीशन इज बेस्ड ऑन टर्नओवर
सेस और नॉट, चाहे आपका टर्न ओवर कमीशन हो चाहे नॉर्मल कमीशन हो, कमीशन आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा और रिसिप्ट बेसिस पर होगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला बच्चों आपकी एडवांस सैलरी। और एडवांस सैलरी के बोलने से पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने एक गोल्डन रूल पढ़ा और सैलरी के गोल्डन रूल में अपन ने पढ़ा था कि सब सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो भी टैक्सेबल होगी और रिसीव हो गई तो भी टैक्सेबल होगी। आज आपको एडवांस सैलरी मिली, एडवांस सैलरी इट मींस आपको पहले मिल गई और पहले रिसीव हो गई तो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगी। तो देखिए आपने तो अपने क्या लिखा, इट मींस सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? इट मींस सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। अगर आपको एडवांस सैलरी मिलती है तो आपके पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी रिसिप्ट बेसिस पर, जिससे सैलरी रिसीव्ड होता है आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? अगला सुनो, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको एडवांस अगेंस्ट सैलरी गिवन होती है, किसके अगेंस्ट में आपने सैलरी ली, या ओनली सैलरी गिवन होती है, एडवांस सैलरी गिवन होती है, या तो आपको एडवांस अगेंस्ट सैलरी गिवन होगी या एडवांस सैलरी गिवन होगी, तो फिर आपको उसको इग्नोर कर देना है क्योंकि वो बच्चों लॉन होता है। अगर आप किसी से किसी चीज को गिरवी रखकर अगर आप किसी से सैलरी लेकर आ रहे हो तो फिर वो सैलरी नहीं है, वो क्या माना जाएगा? लॉन माना जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अपन ने लिखा इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी और ओनली एडवांस इज गिवन देन इट शुड बी इग्नोर। बट आपको एडवांस अगेंस्ट सैलरी गिवन हो या एडवांस सैलरी गिवन हो उसको आपको क्या कर देना है? इग्नोर करना है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज लॉन, क्योंकि इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? लॉन ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है क्या? आगे देखिए एक के बच्चों आपकी अरियर सैलरी के साथ, अरियर सैलरी अपन किसको बोलते हैं? अरियर सैलरी का मतलब होता है बच्चों आपकी किसी डिस्प्यूट के केसेस में आपकी कोई सैलरी बढ़ जाती है, आपका डिस्प्यूट चल रहा था और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया तो उसको बोलते हैं अरियर सैलरी। अब ये जो अरियर सैलरी आपको जिस दिन रिसिप्ट हो जाएगी ना, जिस दिन रिसीव्ड हो जाएगी उस दिन टैक्सेबल होगी। क्लियर है? तो अपन ने लिखा इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड अंडर डिस्प्यूट and increase then it taxable in the year of receipt। बोला आपकी डिस्प्यूट के केस में आपके सैलरी में इंक्रीमेंट आ गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, पहले आपकी सैलरी 10,000 थी अब आपकी सैलरी 15,000 हो गई, 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 15,000 हो गई। तो ये 5,000 जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, 5,000 रुपए आपकी सैलरी में जो बढ़ा है, जिस दिन आपको रिसीव हो जाएंगे ना 5,000 उस दिन क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या बोला? अरियर सैलरी जो आपकी होती है वो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। इट मीन्स जो 5,000 का जो इंक्रीमेंट आया है, ये 5,000 जिस दिन आपको रिसीव्ड हो जाएंगे उस दिन आपके लिए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को अपन यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रेच्युटी। क्या पढ़ेंगे अपन? ग्रेच्युटी। और ग्रेच्युटी से रिलेटेड आपके स्टडी नोट में जितने भी क्वेश्चन गिवन है उनको सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है? तो बाकी क्लासेस में बाकी जो आपको ग्रेच्युटी पढ़ना है, पेंशन पढ़ना है, लीव एनकेशमेंट पढ़ना है, ये सारी क्लासेस अपन सारे टॉपिक्स जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? आज के लिए इतना है, बाय बाय।